जी, तो मैं बात ये कर रही थी कि सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि डाटा एंट्री होती क्या है और डाटा एंट्री की जॉब्स हमने किस तरह सर्च करनी है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने सबसे पहले डाटा एंट्री का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद उसके एडवांटेजेस देखे, उसकी टाइप्स देखी और फिर हमने ये देखा कि कौन से लोग जो हैं, कौन से कैटेगरीज जो हैं इस जॉब के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं या इस जॉब के क्राइटेरिया के अंदर फुलफ़िल करते हैं। इसके बाद हमने एमएस वर्ड के बारे में सीखा कि एमएस वर्ड को हम किन किन मेथड से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने उसके टैब्स के बारे में बात की, उसका मैंने आपको डैशबोर्ड का पूरा रिव्यू दिया कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं किस मकसद के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल की गई हैं। उसके बाद फिर हमने होम टैब के बारे में बात की और होम टैब के बाद हमने इंसर्ट टैब के बारे में बात की। यहाँ तक आप लोगों को कोई मुश्किल पेश आई हो या आप लोगों को समझ ना आई हो, आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों को यही बात कही थी कि अपनी प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ कंटिन्यू रखिएगा। जस्ट ये नहीं कि आप लोग रिकॉर्डिंग्स देख लें या क्लास अटेंड कर लें, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। चाहे आप जितने मर्ज़ी महंगे टीचर से पढ़ लें या जितना मर्ज़ी महंगा कोर्स ले लें, तो जितनी आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को उतने ही इश्यूज़ आएंगे और उन इश्यूज़ के सॉल्यूशन निकालने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जस्ट क्लास अटेंड करेंगे और वीडियोस देख ली या रिकॉर्डिंग सुन ली, तो इससे आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी एमएस वर्ड के ऊपर ही है, लेकिन हम इस लेक्चर के अंदर एमएस वर्ड का नेक्स्ट टैब जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो एमएस वर्ड का नेक्स्ट टैब होता है वो होता है लेआउट टैब। अब टैब और रिबन्स के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि टैब्स क्या होते हैं और रिबन्स क्या होते हैं। मैं यही बात आप लोगों को दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप सबके साथ? इसका जस्ट मेन चीज़ें थोड़ी सी बता देती हूँ, बाकी की जो डिटेल है वो हम लोग उनके साथ बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पेज नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पेजेस बनाए होते हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। इसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड्स, जैसे आपकी रिकॉर्डिंग लगी हुई है, आप टेंशन जी, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो ऊपर वाली साइड पे आप लोगों को ब्लू कलर के ऊपर वाइट कलर का लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम टैब्स बोलते हैं। और ये जो नीचे हमें ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इनको हम रिबन्स बोलते हैं। रिबन्स के अंदर ये जो नीचे आपको हेडिंग्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं, ये इनकी ग्रुपिंग होती है कि हर टैब को हर टैब का एक रिबन होता है और उस रिबन को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेआउट के ऊपर है। आज का हमारा टॉपिक पेज लेआउट के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पेज लेआउट के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। पेज लेआउट में सबसे जो पहला ग्रुप होता है वो होता है हमारा पेज सेटिंग का। उसके बाद हमारे पास आती है
पैराग्राफ सेटिंग और उसके बाद हमारे पास आती है पेज अरेंजमेंट। इसके बाद हमारे पास पेज सेटिंग को मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पेज सेटिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास मार्जिन्स आते हैं। मार्जिन्स की मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू करवा देती हूँ कि मार्जिन का मतलब होता है कि आप अपने लिए एक स्पेसिफिक एरिया सुजेस्ट कर लेते हैं और उसी एरिया के अंदर आप लोगों ने जो भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, जो भी आपने अपना रिटर्न काम करना होता है, उसी के अंदर करते हैं। लाइक इसकी कॉमन एग्जांपल ऐसे है कि आप लोगों की होमवर्क कॉपीज़ और आप लोगों के होमवर्क रजिस्टर्स या कोई भी दूसरे पेपर्स जो होते हैं उसके ऊपर पहले से एक मार्जिन सेट किया होता है। उसका वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि राइटिंग के अंदर सीक्वेंस रहे और जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है वो खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, अट्रैक्टिव हो, आई कैची हो। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मार्जिन एक सेट किया जाता है। इसी तरह जैसे कॉपी पे मार्जिन सेट किया होता है, इसी तरह हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर मार्जिन सेट करते हैं। लेकिन हमें वो मार्जिन जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता और वो उसको पहले से सेट ज़रूर किया जाता है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग लाइंस को भी देखें तो उसकी सेटिंग्स भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग जस्ट अपना मार्जिन सेट करना चाह रहे हैं तो वो भी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास ओरिएंटेशन आता है। ओरिएंटेशन मतलब हम बताते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर को कमांड देते हैं या किसी डॉक्यूमेंट को रेडी करने के लिए कंप्यूटर को हम बताते हैं कि हमें जो रिटन एरिया चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए। ओरिएंटेशन के अंदर मज़ीद हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास पेज साइज़ होता है। पेज साइज़ मतलब हमने अपने पेज का कितना साइज़ रखना है। मोस्टली जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए पेज साइज़ यूज़ किया जाता है A4 होता है, लेकिन अगर आप डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, लाइक कि अगर आप किसी स्कूल के लिए कोई वो क्या उसको कहते हैं रिपोर्टिंग कार्ड्स बना रही हैं तो उसके लिए डिफरेंट पेज साइज़ यूज़ किया जाता है। अगर आप उसके लिए कोई फीस कार्ड बना रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट जो है वो पेज साइज़ यूज़ किया जाता है। इसके अंदर मज़ीद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से पेज साइज़ होते हैं और हम लोग कौन कौन से पेज साइज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए पेज साइज़ यूज़ किया जाता है वो A4 होता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम्स आते हैं। कॉलम्स मतलब जैसे हम लास्ट टाइम हमने इंसर्ट के अंदर टेबल के ऊपर बात की थी कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेबल इंसर्ट करना है तो टेबल्स जो होता है वो रोज़ और कॉलम्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन अगर आप टेबल यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, आप जस्ट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कॉलम्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं। इस ऑप्शन को भी हम मज़ीद देखते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्रेक्स आती हैं। ब्रेक्स मतलब आपने अपने पेज के अंदर कोई ब्रेक्स लगानी है। ब्रेक्स मतलब आपने अपनी राइटिंग को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपके पास ब्रेक्स का ऑप्शन आता है। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास होता है लाइन नंबर। लाइन नंबर जो होता है मतलब अगर हमने जो डॉक्यूमेंटेशन किया, हमने लास्ट टाइम मैंने आपको होम टैब के अंदर बुलेट्स के बारे में बताया था, तो बुलेट्स और नंबर लाइन में डिफरेंट होता है। बुलेट्स जो होती हैं वो आप स्पेसिफिक एरिया के अंदर लगाते हैं और जो नंबर लाइन होती है इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप लोग चाहें तो अपने पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर भी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें कि जब मैं नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करूं, नया पेज स्टार्ट करूं लिखना तो मेरा जो है नंबरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी नंबरिंग जो है जस्ट इवन पेज पे आए या जस्ट ऑड पेज पे आए तो ये सारी सेटिंग्स भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइफन्स होते हैं। जो जिन लोगों ने MA इंग्लिश किया होगा वो इस चीज़ से काफ़ी अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे कि हाइफन्स क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ यहाँ पे कि हाइफन्स का मतलब होता है कि एक लेंथी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना।
डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया का कुछ हिस्सा एक पार्ट में डिवाइड कर देना और कुछ हिस्सा दूसरे पार्ट में रख देना, इसको हम हाइफन्स बोलते हैं। लाइक के जैसे हम लिख रहे हैं अंडरस्टैंड, तो अंडर लिख के उसके बाद स्टैंड के दरमियान में, अंडर और स्टैंड के दरमियान में हम माइनस का एक साइन लगा देते हैं, उसको हम हाइफन्स बोलते हैं। और इसका एमएस वर्ड के अंदर क्या यूज़ होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एमएस वर्ड के अंदर सपोज कि आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस लिखने के बाद मेरा जैसे ही कर्सर यहाँ पे आता है, एक यहाँ तक मतलब मैं ये मेरा एरिया सिलेक्ट है, यहाँ तक मैं लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई लंबा वर्ड लिखना है जिसके स्पेलिंग ज़्यादा लंबे हैं, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा बल्कि वो निचली लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पर्पस के लिए हम हाइफन्स को यूज़ करते हैं। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एमएस वर्ड के ऊपर हम इनका यूज़ कैसे करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक रैंडम रिटन एक डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ है। सबसे पहले हमने बात की थी पेज के बारे में। अब यहाँ पे ये देखिए पेज मार्जिन हैं। मार्जिन ये आपके पास डिफरेंट मार्जिन है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि जो आप लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसके अंदर आप लोग A4 जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से नॉर्मल मोस्टली जो डॉक्यूमेंटेशन की जाती है उसके लिए जो मार्जिन हम सेट करते हैं वो नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ से अगर आप लोगों ने नॉर्मल नहीं रखना है, इसको दूसरी पोजीशन में करना है, तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगी कि अपना जो मार्जिन है वो नॉर्मल ही सेट कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप किसी स्कूल के लिए कोई सर्टिफिकेशन या कोई और रिपोर्टिंग कार्ड्स वगैरह बना रहे हैं तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं तो आप लोग हमेशा अपना मार्जिन जो है वो नॉर्मल ही रखिएगा। लेकिन आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपने कंप्यूटर को ये बताना है कि मैं किस फॉर्मेटिंग में लिखना चाहती हूँ। ओरिएंटेशन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा हमारे पास होता है पहला होता है हमारे पास पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बारे में बात कर लेते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि लाइक के A4 पेज होता है जो वो पोर्ट्रेट होता है। और आप लोगों ने कुछ असाइनमेंट्स वगैरह कॉपी करवाते हुए या कोई नोट्स वगैरह यूनिवर्सिटी के कॉपी करवाते हुए उनके अंदर वो डिफरेंट टाइप्स देखी होंगी। उसके अंदर कुछ पेजेस जो हैं वो इस कंडीशन में होते हैं और कुछ पेजेस जो हैं वो इस कंडीशन में भी होते हैं। ये दोनों ही एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये जो है ये नोट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये आपने अपने नोट्स को जब प्रिंट करवाने हैं, स्टडी नोट्स को प्रिंट करवाना है तो आप इस कंडीशन में भी करवा सकती हैं। अब पोर्ट्रेट जो हमारे पास पेज होता है उसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है और जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे पास जो लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप के अंदर हमारे पास विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है और लेंथ जो है वो कम होती है। मतलब वो चौड़ाई में ज़्यादा होता है और लंबाई में कम होता है। लेकिन जो पोर्ट्रेट होता है वो लंबाई में ज़्यादा होता है और चौड़ाई में कम होता है। इसके बाद मैंने आपको कॉलम्स के बारे में बताया। कॉलम्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। आपने 1 कॉलम रखना है, 2 कॉलम रखना है, 3 कॉलम रखना है, 4 कॉलम रखना है। तो यहाँ से मज़ीद आप लोग अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि आपने इससे ज़्यादा भी अगर कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब भी आपने किसी कमांड को एक्टिवेट करना है, किसी कमांड को किसी वर्क के लिए रेडी करना है, तो सबसे पहले उसको आपने बताना है
लाइक के इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल ऐसे है कि अगर मैंने आप लोगों को टेस्ट देना है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों का ये सिलेबस है, तो फिर ही आप उसके अकॉर्डिंग जो अपनी प्रिपरेशन करेंगे। फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों ने अपना टेस्ट जो है वो किस पे करना है, मतलब आपने उसको अटेम्प्ट कहाँ पे करना है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जब हम किसी भी कमांड को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को एक सुजेशंस देते हैं कि हमने ये फंक्शन जो है, ये एक्शन जो है इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर सिलेक्ट अप्लाई करना है। अगर हम उसको सुजेशंस नहीं देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। सपोज कि अब मैंने ये जो रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है इसको सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, 2 नहीं बल्कि 3 बताए थे। तीसरा जो मेथड है वो मैं नेक्स्ट भी आप लोगों को, शायद मैंने होम टैब के अंदर आप लोगों को बताया था कि उसके अंदर आपका सिलेक्शन का एक ऑप्शन आता है कि आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट एरिया को कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जो 2 मेथड बताए थे, एक मैंने आपको की वाला बताया था और दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो उस वक्त ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है जब आपने किसी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा लेंथी है और आपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपने एक की यूज़ करनी है, वो है Ctrl+A। Ctrl+A का मतलब, ए का मतलब होता है ऑल, कंट्रोल का मतलब होल्ड और ए का मतलब होता है ऑल। मतलब अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A करते हैं। और अगर हमने अपने स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। और दूसरा हमारे पास जो होम का टैब होता है उसके अंदर सिलेक्शन का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन से जो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बेस्ट मेथड वो यही है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें अगर आपने किसी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करना है, और अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो आप Ctrl+A का यूज़ करें। जितनी ज़्यादा कीज़ को आप यूज़ करेंगे उतना आपका वर्क जो है वो ईजी रहेगा और उतना जो ऑर्डर के चांसेस होंगे वो आपके ज़्यादा होंगे और आपकी जॉब जो है वो अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप लोग टैब्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप लोगों के लिए काम करना मुश्किल होगा। इसके बाद मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब इस एरिया को मैंने कॉलम्स में डिवाइड करना है। सपोज के मैंने 1 कॉलम, तो ये ऑलरेडी एक कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हैं, इसलिए ये वाली जो पहला फंक्शन है ये अप्लाई इसके ऊपर नहीं होगा। वो आपको ये बता देगा कि ये ऑलरेडी ही एक कॉलम में मौजूद है। अगर आपने, सॉरी मैं गलत पे आ गई, अगर आपने 2 कॉलम्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपने 2 को सिलेक्ट करना है तो आपका जो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने 3 में करना है तो आपने 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका जो टेक्स्ट है वो 3 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको Ctrl+Z करती हूँ। Ctrl+Z के लिए मैंने मतलब होता है कि मैंने अपना जो काम परफॉर्म किया उसको दोबारा से उसी कंडीशन में लेके आना, उसके ऊपर मैंने एप्लीकेशन जो अप्लाई किया वो उसको नहीं करना। तो इसके लिए हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। अगर आपने अपनी कमांड को एक्टिवेट किया हुआ है तो आप कंट्रोल यहाँ से भी कर सकते हैं अनडू, और अगर आपने यहाँ से नहीं करना, आपने अपनी कमांड को एक्टिवेट नहीं किया हुआ तो आप Ctrl+Z से भी अपने वर्क को दोबारा से अनडू कर सकते हैं। और इसके साथ हम लोग ये देख लेते हैं पेज साइज। एक चीज और टीचर पूछनी है, एक टीचर एक्सक्यूज जी मी, जी जी पूछिए। एक टीचर पूछनी है, ये जो ऐड लिखा हुआ है ना, देखें अब मुझे यहाँ तक यानी कि मुझे ये करके मुझे दूसरा पैराग्राफ बनाना है, जैसे 2 हिस्सों में वो करना है। अब जी कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ तक हमें करना है, हमें ये यहाँ से पैराग्राफ नीचे ले जाना है, जी दूसरा वो पैराग्राफ नेक्स्ट बनाना आएगा, है 2 वो हिस्सों में। नेक्स्ट मैं आपको क्लियर करती हूँ, वो नेक्स्ट ऑप्शन में ओके आएगा। ओके ओके ओके। यहाँ पे ये आपका एक ऑप्शन रह गया था पेज साइज़ का। पेज साइज़ का मैंने आपको लोगों को पहले बताया कि जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, लाइक कि अगर आप किसी स्कूल के लिए असाइनमेंट बना रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी के लिए असाइनमेंट बना रहे हैं, तो आप लोग जो है वो A4 पेज साइज़ जो है वो प्रेफर करेंगे। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये सुजेशंस पहले से दे दी जाती हैं कि आप लोग ने जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है उसके बारे में सारा उसका क्राइटेरिया आपको पहले से बता दिया जाता है। लेकिन अगर वो आपको इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए डॉक्यूमेंटेशन की जाती है वो A4 पे होती है। इसके अलावा जो डिफरेंट शेप साइज़ हमें दिए गए हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। लाइक कि अगर आपने कोई लेटर बनाना है
तो आप डिफरेंट साइज़ यूज़ करेंगे। अगर आप किसी स्कूल के लिए रिपोर्टिंग कार्ड्स बना रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें A4 भी यूज़ हो सकता है और इसके अलावा भी यूज़ हो सकता है। इसके बाद अगर आप किसी के लिए फ़ीस कार्ड वगैरह बना रहे हैं या कोई और डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना पेज साइज़ जो है वो सिलेक्ट करना होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम क्लियर है। ओके, थैंक यू। मार्जिन्स के बारे में भी हमने बात कर ली, ओरिएंटेशन के बारे में भी हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास पेज साइज एंड कॉलम्स का आता है। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि पेज साइज किस पर्पस के लिए होता है और कॉलम्स किस पर्पस के लिए होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है इंसर्ट पेज एंड सिलेक्शन। सिलेक्शन ब्रेक, इसका सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंसर्ट पेज एंड सिलेक्शन ब्रेक में डिफरेंट क्या है। मतलब ये दोनों अलग-अलग टैब्स हैं, ये मैंने इकट्ठे लिखे हैं लेकिन ये दोनों अलग-अलग हैं। इंसर्ट पेज और सिलेक्शन ब्रेक, इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आता है, सबसे पहला इसमें ऑप्शन आता है पेज ब्रेक। मतलब आपने अपने टेक्स्ट को लिखा है और आप उसको पहले पेज पे या सेकंड पेज पे मूव करवाना चाहते हैं तो आप पेज ब्रेक को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो मिस पूछ रही थी कि नेक्स्ट कॉलम कैसे हमें पता चलेगा, तो वो इस टैब में होगा। कॉलम के अंदर भी हम ब्रेक दे सकते हैं, इसके बारे में भी हम वर्ड पे जाके आपको मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग जो होता है, मतलब रैप का जो मतलब उर्दू मीनिंग होता है किसी चीज़ को बांधना। तो टेक्स्ट रैपिंग का मतलब ये है कि आपने टेक्स्ट को बांधना है। अब टेक्स्ट को बांधना कैसे है, टेक्स्ट रैपिंग जो है ये किसी पिक्चर के साथ वर्क करती है, ये सेपरेटली कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती। जब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो तब हम टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बारे में एक पूरा टैब आपके पास अवेलेबल है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि टेक्स्ट रैपिंग जो है वो किस तरह करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यू का ऑप्शन है। कंटिन्यू मतलब अगर आपने कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं करना, जिस कंडीशन में वो था उसी में रखना है अपने पेज को, तो आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इवन पेज और ऑड पेज। इवन पेज का मतलब है कि आप अपने पेजेस को इवन नंबरिंग देना चाहते हैं, लाइक के 2 आए, 2 के बाद 4 आए, 4 के बाद 6 आए, 6 के बाद 8 आए। इसके बाद अगर ऑड नंबर पेज आप करेंगे सिलेक्ट, तो इट्स मीन कि आपके ऑड नंबर आएंगे, मतलब ताक अदद आएंगे। 1 आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 4 नहीं आएगा, इसके बाद 7 आएगा, इसी तरह कॉन्टिन्यूसली ये चलता जाएगा। अब इस टैब को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले पेज ब्रेक। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आपने जब भी कोई फंक्शन अप्लाई करना है तो कंप्यूटर को पहले सजेशंस देनी है कि मैंने ये काम यहाँ पे परफॉर्म करना है और इस जगह से मैंने स्टार्टिंग करनी है। सपोज कि मैंने अपना ये वाला जो दूसरा पैराग्राफ है इसको ब्रेक करना है। अब जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था पेज ब्रेक, अब ये है टेक्स्ट ब्रेक। टेक्स्ट ब्रेक और पेज ब्रेक में क्या फ़र्क है, ये दोनों काम एक जैसे ही करते हैं, लेकिन उसमें यह था कि जो पेज ब्रेक है उसमें यह था कि 2 पेजेस के सेंटर में वो आपको स्पेस छोड़ के देता है, लेकिन टेक्स्ट ब्रेक में ये होता है कि आप जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं वो उस पेज से उस टेक्स्ट को मूव करवा के सेकंड पेज पे ले जाते हैं। लाइक कि मैंने ये 2 पैराग्राफ लिखे हैं और मैंने कंप्यूटर को ये बता दिया कि मैंने ये वाला जो टेक्स्ट है इसको ब्रेक करना है, तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा जो सेकंड वाला पैराग्राफ है वो सेकंड वाले पेज के ऊपर मूव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कॉलम ब्रेक है। कॉलम ब्रेक मतलब
आपने अपना जो कॉलम है उसकी सेटिंग करनी है। आप लोग चाह रहे हैं कि जो मेरा पहला कॉलम है वो दूसरे कॉलम, उसकी कुछ लाइंस जो है वो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने 3 कॉलम ले लिए हैं। अब मैंने कॉलम ब्रेक करनी है। मैं यहाँ इसको पहले ये बताऊंगी कि मैंने अपनी जो कॉलम ब्रेक है वो कहाँ से करनी है। इसके बाद मैं कॉलम ब्रेक के ऑप्शन पे आऊँगी, तो मेरा यहाँ का जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और मुझे यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग है। टेक्स्ट रैपिंग का मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक सेपरेट सेक्शन होता है और ये टेक्स्ट के लिए वर्क नहीं करता, बल्कि ये एक पिक्चर के साथ वर्क करता है। जब टेक्स्ट और पिक्चर दोनों कंबाइन होते हैं तब हम टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो नेक्स्ट पेज का, मतलब आपने अगले पेज पे मूव करना है तो आप नेक्स्ट पेज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास कॉन्टीन्यूस है, मतलब जैसे आप पहले से काम कर रहे हैं उसी काम को कॉन्टीन्यूसली जारी रखना चाह रही हैं। इसके बाद मैंने आपको इवन पेज का बता दिया और पेज का बता दिया। इवन पेज में यह है कि आपके इवन नंबर आपके पेज के ऊपर इंसर्ट होंगे और जो ऑड पेज है उसके ऊपर आपके ऑड नंबर इंसर्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है लाइन नंबर। मैंने यहाँ पे नम लिखा हुआ है, तो नम का जो वर्ड है वो प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो वहाँ पे नंबर नहीं अप्लाई होता, वहाँ पे जस्ट हम लोग जो है वो नम लिखते हैं। तो जो भी प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं उसको पता चल जाता है कि ये नम से जो मीनिंग है वो नंबर है। तो मैंने यहाँ से ये नम लिखा हुआ है, इस चीज़ से आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइएगा। लाइन नंबर एंड चेंज हाइफनेशन। अब लाइन नंबर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप लोग कॉन्टीन्यूसली किसी डॉक्यूमेंट के अंदर नंबरिंग देना चाह रहे हैं, हर लाइन को एक नंबर रेकमेंड करना चाह रहे हैं, तो आप लाइन नंबर के ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे नन का ऑप्शन होता है। नन के ऑप्शन से मुराद यह है कि आप कोई भी नंबरिंग नहीं देना चाह रहे हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है कॉन्टीन्यूस का। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कि आपका डॉक्यूमेंट जैसे कॉन्टिन्यू है एज इट इज़ उसके ऊपर काउंटिंग जो है वो अप्लाई हो जाए, मतलब उसके साइड पे काउंटिंग लिखी हुई आ जाए। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच पेज। रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब होता है कि पहले पेज पे जहाँ तक काउंटिंग लिखी गई है उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लाइक कि आपके पहले पेज के ऊपर 1 से लेके 30 तक काउंटिंग लिखी गई है, मतलब आपने अपने पहले डॉक्यूमेंट के ऊपर 30 लाइंस जो हैं वो लिखी हैं। उसके बाद जो सेकंड पेज है, आप लोग ये चाह रहे हैं कि जब मैं सेकंड पेज स्टार्ट करूं तो मेरी जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट हो, 31 से स्टार्ट ना हो। तो उसके लिए रीस्टार्ट ईच पेज, मतलब आप जब भी कोई नया पेज स्टार्ट करें तो आपकी जो काउंटिंग है वो स्टार्ट से ही कंटिन्यू हो। ऐसा नहीं होगा जैसे वो कंटिन्यू है उस तरह वो कैरी ऑन ना रहे। इसके बाद रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इसका मतलब है ये है कि आप लोग पैराग्राफ्स लिख रहे हैं और आप लोग ये चाह रहे हैं कि मेरे हर पैराग्राफ की हर लाइन को कोई नंबर ना मिले, बल्कि जब मैं कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट करूं देन मेरे पास एक नंबर आए। मतलब मैंने एक पैराग्राफ लिखा, उसको मैंने नंबर 1 कर दिया, उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ जब मैं स्टार्ट करूं तब मेरे पास काउंटिंग का नंबर आए, अदरवाइज काउंटिंग का नंबर जो है वो शो ना हो। इसके बाद फॉर करंट पेज मतलब जैसे काम चल रहा है उसको वैसे ही कंटिन्यू रखना। इसके बाद लाइन नंबर ऑप्शन मतलब अगर आप लोगों ने इन ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को नहीं चूज़ करना, आप लोग अपनी मर्जी से कोई सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से वो आपसे सजेशंस लेगा कि आपने किस काम को किस तरह परफॉर्म करना है।
यहाँ पे हम पहले लाइन नंबर के बारे में बात की है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। लाइन नंबर में यह है कि जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है और मेरा कर्सर यहाँ पे है, अब मैं लाइन नंबर के ऑप्शन पे जाऊँगी। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस मतलब मैंने यहाँ पे अब ये लाइन लिखी है, इसके बाद जैसे मैं अपना कर्सर नेक्स्ट लेके जाऊँगी तो मेरा एक नेक्स्ट नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। लेकिन ये कोई इतना अच्छा नहीं लगता कि मतलब आपने एक डॉक्यूमेंटेशन की हुई है और उसके हर लाइन के साथ आपने एक डिजिट मेंशन किया हुआ है। हर लाइन जो है जब भी स्टार्ट होती है तो आपको एक डिजिट मेंशन होता है। तो ये जस्ट आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता। इसका जस्ट इतना सा यूज़ होता है कि अगर आपने कुछ स्पेसिफिक लाइंस लिखनी है किसी टॉपिक के ऊपर, लाइक कि आप 5 लाइंस लिखना चाह रहे हैं, 3 लाइंस लिखना चाह रहे हैं और आप हर लाइन को नंबर नहीं देना चाह रहे, तो आप लोग बुलेट्स भी नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है नंबरिंग के अंदर, वो है हमारे पास रीस्टार्ट ईच पेज। इसका मतलब यह है कि आपने जब भी कोई नया पेज स्टार्ट करना है तो आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो। लाइक कि मैं इसको पहले अंडू कर लेती हूँ। अंडू करने के बाद अगर तो मेरे पास नया पेज जो है वो ऐड है, यहाँ पे जस्ट मेरे पास एक पेज है। अगर मेरे पास यहाँ पे एक पेज और हो, मतलब 2 पेजेस हों, जब भी मैं दूसरे पेज पे जैसे ही मैं जाऊँगी तो मेरी काउंटिंग जो है वो 1 से स्टार्ट होगी, उस एंडिंग पॉइंट से नहीं स्टार्ट होगी जहाँ से पहले पेज के ऊपर वो एंड हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इसका मतलब ये है कि मैंने जैसे कि यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं, मैं चाह रही हूँ कि पहले मेरे यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 2 नहीं आए, बल्कि इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट पे 2 आए। तो मैं यहाँ से रीस्टार्ट ईच सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगी। तो जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, सॉरी यहाँ पे मैं इसको अंडू कर लेती हूँ पहले। जी, जैसे मैं कोई नई लाइन लिखना स्टार्ट करूँगी तो मेरे पास एक नया नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसका मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि इसका डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं होता और ना ही कोई ये इतना इम्पोर्टेंट टैब है, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इससे डॉक्यूमेंट के अंदर एक बेढंगी सी चीज़ जो है वो अप्लाई हो जाएगी और डॉक्यूमेंट की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट हाइफन्स का हाइफनेशन है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों का जो वर्ड है वो लंबा है, लाइक कि मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंड की एग्जांपल दी थी, तो अगर मैंने यहाँ तक लिखते लिखते अगर मेरा जो यहाँ पे लिखने के बाद मेरा अंडरस्टैंड का जो वर्ड है वो यहाँ पे पूरा नहीं है, लाइक कि ये वाला सेक्शन था ना, इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये जो वर्ड है ये मैं यहाँ पे नहीं चाहती, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरा वर्ड जो है इसी लाइन के एंड पे आए। तो यहाँ पे हाइफनेशन का यूज़ किया जाता है। हाइफनेशन का यूज़ जो है वो जैसे हम किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरह ये हाइफन का वर्ड भी हाइफन का जो टैब है ये यूज़ किया जाता है। लेकिन इसको कोई इतना ख़ास स्पेशली यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि ये कुछ कंप्यूटर्स और कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर ऑटोमेटिकली पहले से ही ये वर्क कर लेता है कि पहले से ही इसके अंदर कमांड एक्टिव होती है कि जैसे आप कोई लेंथी वर्ड लिखते हो और आपके पास लाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो आधा वर्ड लिख के उसके बाद डैश डाल देता है और उसके बाद वो जो आधा वर्ड होता है उसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देता है।
लेकिन हाइफन्स की निस्बत अगर आप लोग जो है वो उसको जस्टिफाई को ऑप्शन को यूज़ करें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। हाइफन्स के अंदर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली का है और नन का ऑप्शन है, मतलब अगर आपने कोई हाइफन नहीं अप्लाई करना है तो आप नन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑटोमेटिकली है, तो ये देखें जैसे जस्टिफाई है ना, इसी तरह ये इसने इस जो नीचे वर्ड लिखा हुआ था उसको उसी लाइन के एंड पे मूव करवा दिए। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आती है वो आती है पैराग्राफ सेटिंग की। पैराग्राफ सेटिंग के ग्रुप के अंदर हमारे पास होते हैं इंडेंट सेटिंग और स्पेसिंग। इंडेंट का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपने इंडेंट का ऑप्शन यूज़ करना है तो इंडेंट का ऑप्शन जो है वो किसी पैराग्राफ को मतलब सॉरी किसी टेक्स्ट को पैराग्राफ की शक्ल में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर आपने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है और इस पैराग्राफ से पहले आप लोग कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं और आपके पास स्पेस नहीं है, तो आप लोग जो है इसको नेक्स्ट साइड पे मूव करवाने के लिए मैंने आपको की बताई थी Ctrl+M। तो Ctrl+M जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका ये जो टेक्स्ट है ये राइट साइड पे मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे स्पेस बच जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पे इसको मूव करवाना है, इंडेंट करवाना है या राइट साइड पे मूव करवाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि अगर आपने अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करवाना है तो यहाँ पे आप लोग, ये मैंने 0 पे रखा हुआ है, ये देखिए ये नेक्स्ट साइड पे मूव होना स्टार्ट हो गया। और अगर आपने इसको राइट साइड पे करवाना है तो आप राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये राइट साइड पे सिमटना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिंग आती है, इसको मैं पहले अंडू कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं स्पेसिंग के लिए, बिफोर और आफ्टर। इसको मैं 2 पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को इसके पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले बिफोर स्पेसिंग का मतलब ये है कि आप अपने किसी भी पैराग्राफ से पहले कुछ स्पेसिफिक एरिया छोड़ना चाह रहे हैं, किसी भी पैराग्राफ से पहले कुछ स्पेसिफिक एरिया छोड़ना चाह रहे हैं, बल्कि आप वहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं चाह रहे। सपोज कि अगर मैंने इस पहले पैराग्राफ से पहले स्पेस छोड़नी है तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे स्पेस के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो मेरे पैराग्राफ से पहले जो है मुझे एक स्पेस मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको आफ्टर करूँगी तो आफ्टर का मतलब ये है कि मेरे पैराग्राफ से मेरा पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद मुझे एक स्पेस मिलेगी। स्पेस मिलने के बाद मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट होगा। अच्छा, वापस ये नीचे वाला पैराग्राफ ऊपर करना है तो वो कैसे करेंगे? जी, अगर आपने यही पैराग्राफ ऊपर करना है तो इसको अंडू कर देंगे। ये जो आपने फंक्शन अप्लाई किया है ना, इसको अंडू कर देंगे तो ये पैराग्राफ जो है वो ऊपर मूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको मज़ीद करना है तो यहाँ पे इसके ऊपर पहले से एक कमांड अप्लाई हो चुकी है
तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये आपका ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, वो ऊपर वाला जाएगा, जी, तो ये वो अलग से ये वाला जैसे ज्यादा जब आ आप गया। इसके ऊपर कोई कमांड हाँ, अप्लाई करेंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी अप्लाई की हुई है, तो इसलिए ये नेक्स्ट ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा और ये वाला जो टेक्स्ट है ये अपनी पोजीशन जो है वो लेना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हैं कि ये पहले से अपनी पहली कंडीशन के अंदर ही आ जाए तो आप इसको कंट्रोल जी कर देंगे। ये देखिए, कंट्रोल जी करने से ये जो टेक्स्ट है आपकी जो पहली इसकी पोजीशन थी उसी पे आ जाएगा। नेक्स्ट, ये जो आपके पास ऑप्शंस हैं अरेंजमेंट के, इसके अंदर ही आपका जो टेक्स्ट रैपिंग का वो रह गया था ऑप्शन, वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी अब। पिक्चर अरेंजमेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास पोजीशन आती है। पोजीशन मतलब आपने पिक्चर को कहाँ पे सेट करना है। आपने अपने टेक्स्ट से पहले सेट करना है उसको, अपने टेक्स्ट के सेंटर में करना है, अपने टेक्स्ट के लेफ्ट साइड पे करना है, राइट साइड पे करना है, फ्रंट पे करना है, बॉटम में करना है। ये आप लोगों की मर्जी होती है कि आप लोग अपनी पिक्चर जो है वो कहाँ पे सेट करना चाह रही हैं, तो वहाँ पे हम पोजीशन का ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट रैप होता है। रैपिंग टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप अपनी जो टेक्स्ट है उसको पिक्चर के सेंटर में रखना चाह रहे हैं, पिक्चर के लेफ्ट साइड पे अलाइन करना चाह रहे हैं, राइट साइड पे अलाइन करना चाह रहे हैं, पिक्चर के बॉटम में अलाइन करना चाह रहे हैं, या अराउंड द पिक्चर करना चाह रहे हैं। मतलब आपकी पिक्चर सेंटर में रहे और आपका जो टेक्स्ट है वो चारों साइड पे अलाइन हो जाए। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि कुछ सब्जेक्ट के अंदर जो हमारी बुक्स होती हैं अक्सर पिक्चर्स जो हैं वो सेंटर में होती हैं और दाएं बाएं ऊपर नीचे जो है वो टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ होता है, या कुछ पिक्चर्स के नीचे जो है वो लिखा होता है, जैसे पिक्चर नंबर भी लिखा होता है और फिगर नंबर भी, इस तरह की जो कमेंट्स हैं वो मेंशन किए होते हैं, तो वहाँ पे वो टेक्स्ट रैपिंग होती है। इसके बाद सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पैन, ये भी पिक्चर के लिए ऑप्शन जो है वो अप्लाई होता है। मतलब अगर आपने अपने टेक्स्ट को पिक्चर के फ्रंट पे लेके आना है या पिक्चर के बैक में लेके जाना है, तो हम जहाँ पे इन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। अलाइनमेंट्स का मैंने आपको लास्ट टाइम होम टैब के अंदर भी बताया था। वो जो मैंने आपको अलाइनमेंट बताई थी वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग थी। अब ये जो अलाइनमेंट है ये पिक्चर के लिए वर्क करेगी कि मतलब आपने अपनी पिक्चर को लेफ़्ट साइड पे अलाइन करवाना है, राइट साइड पे अलाइन करवाना है, सेंटर में अलाइन करवाना है। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है ग्रुप का मतलब होता है कि ग्रुप का जो ऑप्शन होता है वो वैसे एक्टिवेट नहीं होता। ग्रुप का ऑप्शन अगर आप एक पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ग्रुप का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा। ग्रुप का ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एटलीस्ट 2 पिक्चर्स जो हैं वो ऐड करनी पड़ेंगी। अब ये जो ग्रुप का ऑप्शन है ये वर्क कैसे करता है, मतलब आपने अपनी जो पिक्चर्स हैं वो 2 पिक्चर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट किया और आप लोग चाह रहे हैं कि ये दोनों एट अ टाइम सिलेक्ट हों और दोनों ही इकट्ठे मूव हों। अगर मैं उसको लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना चाह रही हूँ तो मैं सिंगल पिक्चर को ना लाइन करूँ बल्कि इनका एक ग्रुप बना लूँ और दोनों के ऊपर जो भी मैं फंक्शन अप्लाई करूँ, जो भी मैं वर्क करूँ, जो जिस टैब को भी मैं यूज़ करूँ, ये दोनों एक साथ सिलेक्ट हों और एक साथ ही अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करें। तो उसके लिए हम पिक्चर्स का एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो वो पिक्चर जो है वो आपस में चिस्पा हो जाती हैं। जैसे हम पेस्ट करते हैं ना, किसी के गम स्टिक के साथ किसी चीज़ को पेस्ट करते हैं, इसी तरह ये पेस्ट हो जाती हैं। तो पेस्ट करने के बाद ये जो है इकट्ठी हो जाती हैं और फिर हम इनको जहाँ पे भी इनकी पोजीशन सेट करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इनको अलग-अलग करना है तो हम इनको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के बाद हम अपना जो भी फंक्शन पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। रोटेट, और यहाँ पे रोटेट के साथ एक आपके पास ऑप्शन आता है फ्लिप। रोटेट का मतलब होता है कि आपने अपनी पिक्चर को रोटेट करना है। रोटेट मतलब घुमाना है।
अब घुमाने से मुराद के आपने अपनी पिक्चर की थोड़ी सी लोकेशन में चेंजिंग लानी है, कि मतलब अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट है उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, या थोड़ा अगर वो जो आपकी रेक्टेंगल है तो उसको थोड़ा सा बॉटम में ले जाना है, इस तरह की चेंजिंग करनी है। और फ्लिप का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को उठाना है। फ्लिप की एग्जांपल जो है वो फ्लिप मोबाइल आप लोगों ने देखे होंगे, अभी तो शायद नहीं है क्योंकि मैंने तो नहीं अभी देखे, तो पहले थे। फ्लिप मोबाइल था कि उसका जो कीबोर्ड था और जो उसका स्क्रीन पैड था, जो स्क्रीन थी उसकी, वो जब हम उसको फ्लिप करते थे, खोलते थे, तो वो स्क्रीन सेपरेट हो जाती थी और जो उसका कीबोर्ड है वो सेपरेट हो जाता था। तो उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर ही स्क्रीन शो हो रही होती थी। मैंने आप लोगों को पिक्चर इंसर्ट करने का बताया हुआ है ना कि कैसे करते हैं। नहीं बताया क्यों? इंसर्ट के अंदर पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन आया था, मैंने आपको बताया था। नहीं, जैसे कोई पिक्चर हो, कोई लगानी है, एक डमी लगा के जी दिखाना, बताया था तो इंसर्ट करने का। वो तो बताया है, जी मगर चलिए, मैं ये कि आपको डमी अगेन जैसे बता देती हूँ। मैंने आपको इसके 2 मेथड बताए थे कि अगर आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है, आप लोग ऑफलाइन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले यह है कि आपने अपनी जो भी पिक्चर डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करनी है, तो उस पिक्चर को पहले आप लोग डाउनलोड करेंगे या अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप के अंदर शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद जो है अपने उसके इंसर्ट के टैब में जाके अपनी पिक्चर को इंसर्ट कर लेना। लाइक कि मैं यहाँ पे इंसर्ट के टैब में जाती हूँ, इंसर्ट के टैब के अंदर मुझे ये पिक्चर का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि अगर आपने डिवाइस मतलब आपने अपने कंप्यूटर के अंदर से ही कोई पिक्चर लेनी है तो आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने ऑनलाइन लेनी है तो आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो पहले का ऑप्शन यह है कि जब मैं इसको क्लिक करूँगी तो मुझे किसी फाइल के ऊपर मूव करवाएगा। अब इन फाइल्स के अंदर जहाँ पे भी मैंने अपनी पिक्चर रखी होगी, तो उस पिक्चर के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगी तो तब भी वो ऑटोमेटिकली मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद जो है दूसरा मेथड यह है कि आप उस पिक्चर को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये इंसर्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ से कैंसिल करती हूँ। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर का। ऑनलाइन पिक्चर जो है वो आपके पास अगर इंटरनेट की सहूलत अवेलेबल है तो आप लोग अपनी ऑनलाइन पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, लाइक ये अगर मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम पिक्चर मैं ले लेती हूँ, अब ये बैलून्स की पिक्चर आ गई। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मतलब इसको एक्टिव किया है। एक्टिव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगी तो भी ये मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी, और अगर मैं डबल क्लिक करके नहीं करना चाह रही तो मैं इस इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो भी ये मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इसको करती हूँ। ऑनलाइन पिक्चर जब हम इंसर्ट करते हैं ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं। अब यहाँ पे जो पिक्चर के रिलेटेड थोड़े से ऑप्शन ओपन हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बैकग्राउंड रिमूवर का। बैकग्राउंड रिमूवर, अब ये देखिए पहले एक्टिव नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया है तो मेरा ये वाला ऑप्शन देखिए अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे मैंने इसको बताया कि मैंने इस पिक्चर के अंदर चेंजिंग करनी है तो ये एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है कि आप लोगों ने बैकग्राउंड मतलब आपने कोई पिक्चर ऐड किया और आप उसका बैकग्राउंड नहीं लगाना चाह रहे, आप यहाँ से उसकी चेंजिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है कुरेक्शन का मतलब होता है कि आपने जो पिक्चर ऐड किया उसके अंदर अगर आपने कोई मज़ीद चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस पिक्चर का साइज़ जो है वो छोटा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए।
किसी भी पिक्चर का अगर आप लोगों ने साइज़ छोटा करना है तो उसको पहले एक्टिव करना है, और यहाँ पे ये जो सर्कल्स बने हुए हैं इनके ऊपर क्लिक करना है, तो ये एक पॉइंटर की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहाँ पे भी आपने इसको जितना आपने इसको स्मॉल करना है तो आपने इसको स्मॉल कर लेना है। आई थिंक शिफ्ट दबा के होगा तो वो बिल्कुल सेम पिक आएगी। शिफ्ट दबा के फिर उसको कॉर्नर जी, से शिफ्ट करेंगे। दबा के करेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, क्योंकि किसी भी पिक्चर को आपने कहीं पे भी एडजस्टमेंट करनी है तो शिफ्ट दबा के आप करें। अगर आप शेप्स बना रहे हैं, शेप्स के अंदर भी अगर आप शिफ्ट दबा के आप अपनी लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। लेकिन अगर आप शिफ्ट के बिना कर रहे हैं तो वो थोड़ी एडजस्टमेंट जो है वो उसकी ख़राब हो जाती है। तो शिफ्ट का बेनिफिट ये होता है कि आप लोग जो है मतलब शिफ्ट दबाएंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास जो है ये सारे ऑप्शन जो हैं पहले एक्टिवेट नहीं थे लेकिन अब एक्टिवेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये वाले जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट के रिलेटेड है, टेक्स्ट के लिए वर्क करते हैं तो ये एक्टिवेट नहीं है। लेकिन जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इसके बाद ये जो सारे ऑप्शन हैं, ये पोजीशन का जो ऑप्शन है ये मैंने अपने उसके अंदर कमांड एक्टिव की हुई है कि मैं जैसे पिक्चर इंसर्ट करूं तो मुझे यहीं पे मिल जाए। अब मैं पोजीशन के ऑप्शन में जाती हूँ, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि पोजीशन का मतलब है कि आपने अपनी पिक्चर को कहाँ पे इंसर्ट करना है, बॉटम में करना है, राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, किस में करना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। इसको जब आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें जो हैं वो क्लियर तो हो ये जाएंगी। बैकग्राउंड का बताइए थोड़ा, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे ये मीन्स थोड़ा जो सा बताइए। बैकग्राउंड होता है ना वो MS वर्ड के अंदर इतना अच्छा रिमूव नहीं होता है। बैकग्राउंड का अच्छा ठीक। मतलब है कि अगर आपकी पिक्चर जो है वो कलर्ड है, कलर्ड पिक्चर का आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ये जो है पिक्चर है ये ब्लर हो जाती है। तो फिर आप लोग जितना एरिया जो वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जितना एरिया आप लोगों ने लेना है उसके ऊपर आप अपना कर्सर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो एरिया जो है वो कट के अलहदा हो जाएगा और जो बैकग्राउंड होगा वो अलहदा हो जाएगा। लेकिन ये MS वर्ड के अंदर ऑप्शन जो है ये इतना अच्छा वर्क नहीं करता, ये कुछ एरिया के अंदर ही वर्क करता है, इसलिए इसका इतना ज़्यादा MS वर्ड के अंदर यूज़ यानी कि बैकग्राउंड रिमूव करके फिर हम अगर डालें ना आपने किसी उसमें। पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके लगाना है तो आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट का यूज़ कर लें, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है बनिस्बत ये है कि आप MS वर्ड का यूज़ करें। लेकिन अगर आप MS वर्ड का यूज़ करना भी चाह रहे हैं तो लाइक ये जैसे ये बैलून है, इन बैलून्स के नीचे जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी ही वाइट है। अगर ये कलर्ड होता तो मैं जैसे बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करती तो ये ब्लर हो जाना था, मतलब ये छुप जाना था। जैसे फॉग होती है ना, धुंधला होता है, इसलिए धुंधला हो जाना था। जैसे ये धुंधला होना था तो मैंने अपना राइट बटन क्लिक करना था और इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना था, जितना एरिया मैंने सिलेक्ट करना है उसको, तो वो मेरा बैकग्राउंड जो है वो एक साइड पे हो जाना था और पिक्चर एक साइड पे हो जानी थी। लेकिन वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती क्योंकि ये जो MS वर्ड है ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, तो इसके अंदर ये इतना अच्छा बैकग्राउंड रिमूव नहीं करता। इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है कि आपने अपनी पिक्चर को कहाँ पे इंसर्ट करना है। आपने लेफ़्ट पे लेके आना है, राइट पे लेके आना है, सेंटर में लेके आना है, जिस पोजीशन में आप लोग चाहते हैं आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ये दोनों ऑप्शन हैं ये एक्टिवेट नहीं है। सिस्टर, जैसे कि आप कह रही हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा, तो फिर हमें जो भी पिक्चर लगानी है उसका बैकग्राउंड हमें वाइट ही रखना है? जी उस नहीं, वाइट नहीं रखना है। ये ऑलरेडी मैंने जहाँ से ऑनलाइन इंटरनेट से मैंने पिक्चर ली है ये पहले से ही उसका वाइट है, ये मैंने वाइट नहीं किया। अगर आप मतलब वही गूगल सिलेक्ट पे कर। जाएंगी ना,
आप गूगल पे जाएंगी बीजी बैग यानी कि बैग रिमूवर, वो डाउनलोड कर, वो आप लिखेंगी वो आ जाता है। तो उसकी वेबसाइट पे जाएंगी, आप क्लिक करेंगी तो वहां पे अपनी पिक्चर रख के और जो है ना बैग वो रिमूव हो जाता है, वहीं से फिर उठा लें। PNG फॉर्म में हम लेकर आ जाए इसको। जी जी जी, सॉरी पीएनजी में आ मिस, जाता है, वो मैं बैकग्राउंड हट आपको जाता है। क्लियर कर देती हूँ दोबारा से। बैकग्राउंड रिमूवर का मतलब ये होता है कि कुछ जो फॉर्मिंग करते हैं हम लोग एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, उसके अंदर हमें यह बताया जाता है कि हमारी जो पिक्चर है ना उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू होना चाहिए। तो हम जो है मतलब हम चाह रहे हैं कि हम लोग किसी पिक स्टूडियो में ना जाएं, बल्कि हमारे मोबाइल में ऑलरेडी जो पिक्चर्स हैं ना उनको हम एडिट कर लें, उनका बैकग्राउंड चेंज कर लें। तो आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे भी यूज़ हो जाता है, लेकिन इतना अच्छा वर्क नहीं करता, क्योंकि MS वर्ड जो है ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, ये किसी और पर्पस के लिए नहीं है। तो यहाँ पे भी रिमूव हो जाता है। तो ये इसको आप लोग करके देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास का टाइम थोड़ा शॉर्ट रह गया है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसको आप लोग खुद भी कर लीजिएगा तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये होता है बैकग्राउंड रिमूवर के अंदर कि आपने अपनी जो पिक्चर जो आपने किसी फंक्शन पे क्लिक की थी या किसी और उस मूवमेंट पे क्लिक की थी, तो आप उसी पिक्चर को एडिट करना चाह रहे हैं। तो उस पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो पीछे या तो फूल है या कोई और स्टेज टाइप चीज़ बनी हुई है, तो आप उसको चेंज करके यहाँ पे अपना जो बैकग्राउंड है उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है, मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। मैं इंसर्ट में जाके एक नई पिक्चर जो है वो कलर्ड पिक्चर जो है वो मैं एडिट करती हूँ। लाइक यहाँ पे किसी भी पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो वाइट नहीं है। आप बैकग्राउंड लिखिए ना, बैकग्राउंड कलर पिक्चर, तो बैकग्राउंड आएगा। ये पिक्चर है, अब इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसको मैंने एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद ये देखिए ये ब्लर हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। अब यहाँ से मैंने अगर पॉइंट्स के साथ करना है तो मैं यहाँ से पॉइंट लगा दूँगी, तो ये देखिए ये इस तरह होता है। ये इतना अच्छा वर्क नहीं करता, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना पड़ता है। तो ये देखिए ये इतना ही एरिया जो है वो सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करती हूँ तो ये कलर यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखाई देती हूँ। ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया है और इसके बाद ये पिक्चर जो है ये मेरे पास आधी आई है, आधी आई ही नहीं है। तो इसको अगर आप लोग यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप लोगों की मर्ज़ी है। इसके बाद जो है अगर आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूवर की पिक्चर्स चाहिए तो आप लोग वेबसाइट से भी कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट का यूज़ करके भी आप लोग अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, ये भी सारे पिक्चर्स के रिलेटेड हैं। अलाइनमेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे जब आप लोग एक से ज़्यादा पिक्चर सिलेक्ट करेंगे देन ये वर्क करेंगी।
लाइक कि अगर मैंने यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में जाके कोई भी शेप जो है वो सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैं एक और शेप जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने दो शेप्स जो है सिलेक्ट कर ली हैं। ये मेरी शेप नंबर 2 है और ये मेरी शेप नंबर 1 है। अब इसके अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं वो वर्क करेंगे। अब मतलब कि अगर मैंने इस पिक्चर को इस पिक्चर के बैक पे भेजना है तो मैं बैकवर्ड को यूज़ करूँगी, लेकिन अगर मैंने इस पिक्चर को इस पिक्चर के ऊपर लगाना है तो देखें मेरी ये वाली पिक्चर जो है इसका छुप गया, मतलब ये बैक में चली गई है। दिखने को तो ये इसी तरह लग रहा है कि मैंने इसको ऊपर इंसर्ट कर दिया, लेकिन ये ऊपर इंसर्ट नहीं हुई है बल्कि इस पिक्चर के बैक पे चली गई है। तो इसके लिए हम ये जो जितने भी हमारे पास लेआउट के अंदर फंक्शंस होते हैं ये वाली, ये हम इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। इनको आप लोग मज़ीद प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। अगर कोई मुश्किल आएगी तो फिर मुझे बता दीजिएगा। पोजीशन, रैप, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड, ये सारे मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद ग्रुप्स के और ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो ग्रुप ऑब्जेक्ट्स का होता है ये 2 पिक्चर के ऊपर वर्क करता है या 2 से ज़्यादा पिक्चर्स हों देन ये वर्क करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। और ये वर्क क्या करता है कि ये जितनी भी आप लोगों ने ग्रुप के अंदर पिक्चर्स ऐड की हुई हैं उनके ऊपर जो भी आप लोगों ने फंक्शन अप्लाई करना है, जो भी आप लोगों ने उनसे काम परफॉर्म करवाना है तो वो उसी पिक्चर के ऊपर होता है, मतलब वो सारी पिक्चर्स को एक साथ सिलेक्ट करता है। आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन